चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में आपको हम बता रहे थे लेजिस्लेशन के बारे में, बता रहे थे विधायिका, और बताया था कि जो हमारी विधायिकाएं हैं, लेजिस्लेशंस हैं, वो दो तरीके से काम करती हैं। एक आपको बताया था कौन सी विधायिका है, केंद्रीय विधायिका है, सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो जो केंद्रीय विधायिका थी, बताया था कि इस केंद्रीय विधायिका में हमारे होती है कौन, संसद यानी पार्लियामेंट। और संसद में आपको बताया था कि तीन चीज़ें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन्हीं तीनों को पहले अलग अलग आपको बताया था। राष्ट्रपति उसका कामकाज, उसकी शक्तियां हटाया जाना। फिर बताया था कि राज्यसभा होती है और एक लोकसभा। और तीनों की अलग अलग विशेषताओं को बताने के बाद फिर तीनों को अलग अलग फिर तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं ये आपको बताया था कि कोई भी बिल पास होता है लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देते हैं तभी कोई भी बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है, विधेयक, अधिनियम बनता है। और इसकी पूरी कार्यवाही आपको बताया था कि संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होती है, 11 से 12 क्वेश्चन आवर, फिर 12 से 1 जीरो आवर, फिर 1 जीरो आवर के बाद 1 बजे के बाद फिर विधायी प्रक्रिया शुरू होती है। और उसमें भी आपको बताया था कि अलग अलग कई सारी समितियां होती हैं, कमिटीज़, और उन्हीं ढेर सारी संसदीय समितियों के माध्यम से ही सारे काम किए जाते हैं। और उन्हीं संसदीय समितियों के माध्यम से आपको बताया था सारे विधेयक तैयार किए जाते हैं। कुछ स्थायी समितियां होती हैं, कुछ अस्थायी। बताया था अस्थायी में भी दो होते हैं, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है और एक तदर्थ समिति होती है। फिर आपको बताया कि अलग अलग कई सारे प्रस्ताव पारित होते हैं, जिसमें आपको बताया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है, विपक्ष, अपोजिशन, केवल लोकसभा में आता है। और कितने सांसद लेके आएंगे उसको, कम से कम 50 सांसद चाहिए। और नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको बताया था कि पारित नहीं होना चाहिए। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो फिर सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। फिर बताया था कि एक कॉन्फिडेंस मोशन आता है जिसको विश्वास मत कहते हैं, विश्वास प्रस्ताव। और ये विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, सत्ता पक्ष, सरकार लेके आती है। वो सदन में अपना विश्वास दिखाती है। और कभी अगर ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ने कहा कि भाई कुछ गड़बड़ है या किसी ने समर्थन वापस लिया, तो राष्ट्रपति सरकार को कहते हैं कि आप अपना विश्वास प्रस्तुत कीजिए। तो विश्वास प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ तो भी सरकार को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। तो इससे सरकार अपना एक तरीके से कह लिए कि शक्ति परीक्षण सरकार का हो जाता है। और सरकार अपने संख्या बल का प्रदर्शन करती है इस पर कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त संख्या है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार के स्थायित्व का प्रतीक है। तो अगर कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। धन्यवाद प्रस्ताव आपको बताया था कि इसमें जो आपको बताया था कि साल भर में कई बार राष्ट्रपति का भाषण होता है, एक साल के पहले सेशन पर, फिर चुनाव के बाद। तो उसमें राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद लिख के देता है वही बोलते हैं। बताया था कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो कार्यप्रणाली है, जो उसी को लिख के देके सरकार की उपलब्धियों का विवरण देते हैं राष्ट्रपति, और उसी के ऊपर धन्यवाद दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा। और ये भी पारित किया जाता है सरकार के द्वारा। ये भी सरकार की संख्या बल प्रदर्शित करता है। ठीक। तो केंद्रीय विधायिका हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे, तो केंद्रीय विधायिका हमारी पूरी होती है। और अब क्या शुरू होगी, राज्य, स्टेट। तो जो बताया था कि जो चीज़ें केंद्रीय विधायिका में सेम, वही चीज़ किसमें है, राज्य में। इसलिए राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेशन। राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। बताया था आपको राज्य किस भाग में है, किस पार्ट में है, कौन सा भाग है, भाग 6 है। ठीक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 152 से 237 तक। ठीक। बताया था कि भाग 5 में क्या है, संघ है, केंद्र है, और 6 में क्या है, राज्य है। अब इसमें जो राज्य के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर भी आप तीनों वही फॉर्मेट बना लिए। राज्य में कौन कौन होगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे वहाँ पर तीनों थे वैसे यहाँ पर भी वैसे ही तीनों हैं। ठीक है। और जैसे वहाँ पर आपको बताया था कि अलग अलग दोनों की बैठकें होती हैं, कोई भी कानून होता है, कानून पास होता है कहाँ से, विधानसभा से, तो कहाँ जाएगा, विधान परिषद में। विधान परिषद पास करेगी तो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। ठीक। और जब राज्यपाल मंजूरी दे देगा तो वो बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो जो आपको बताया था 7 शेड्यूल लिखवाया था, 7वीं अनुसूची, तो उसमें स्टेट लिस्ट को लिखवाया था कि राज्य सूची के जो विषय होंगे, तो राज्य सूची के जो विषय होंगे उस पर राज्य की कार्यपालिका क्या करती है, कानून बनाती है स्टेट लिस्ट पर।
और इसमें और एक समवर्ती सूची बताया था, कंकरेंट लिस्ट, उस पर भी ये लोग कानून बनाते हैं। क्लियर? तो इसको भी वैसे ही हम लोग देखते हैं, हालांकि ज़्यादातर चीज़ें आपको सेंट्रल में पढ़ा चुके हैं, बस अनुच्छेदों का थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें लगभग लगभग केंद्र वाली हैं। तो केंद्र अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो राज्य में कुछ खास आपको समस्या नहीं होगी, बस अनुच्छेदों का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे वहाँ पर आपको तीनों बताया था वैसे यहाँ पर भी तीनों होंगे। और वहाँ पर सबसे पहले उन तीनों में किसके बारे में बताया था? राष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ पर किसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे? राज्यपाल के बारे में। लिख लीजिए, गवर्नर, राज्यपाल। लिखे आर्टिकल 153, 153, अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के क्या होंगे? एक राज्यपाल होंगे। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक किस अनुच्छेद में कहा गया है? 153 में कहा गया है, 153 में। ठीक। अब वहां पर आपको बताया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी केंद्र सरकार जो भी काम करेगी माना जाएगा कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। सेम वही चीज होती है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होगी? राज्यपाल की। जैसे वहां पर आपने जो पढ़ा होगा के अनुसार 154 एक के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य के समस्त कार्यकारी शासकीय कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। सेम यही लाइन किसमें थी? राष्ट्रपति में थी, एकदम एग्जैक्टली। बस वहां पर संघ था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्य। वहां पर राष्ट्रपति था, यहाँ पर राज्यपाल। बाकी सारी चीजें वही। समझ गए? तो बिल्कुल जो जैसे बताया कि वहां पर केंद्र ने जो किया वो माना गया किसका? राष्ट्रपति का। या राष्ट्रपति ने जो किया है माना गया किसका? केंद्र का। तो यहाँ पर भी जो राज्यपाल ने किया माना कि राज्य ने किया। या राज्य सरकार कर रही है, मतलब किसके नाम पर हो रहा है? राज्यपाल के नाम पर। तो राज्य की समस्त कार्यकाल, लिख लीजिए अनुच्छेद 154, आर्टिकल 154, राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। अब वहां पर जैसे राष्ट्रपति के लिए आपको बताया था क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या निर्योग्यताएं, तो वैसे उसमें इनकी भी योग्यताएं निर्योग्यताएं दी गई। हालांकि इनका अनुच्छेद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, राज्यपालों का अनुच्छेद आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस लिख लीजिए अनुच्छेद 157 और 58, आर्टिकल 156 एंड 157। अनुच्छेद 157 और 158 में क्या दिया गया है? राज्य 157 58, राज्यपाल के लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर्स। तो राज्यपाल के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दिया गया है? 157 और 58। राज्यपालों के लिए योग्यताएं और शर्तें वही बिल्कुल कॉमन आपको बताया था कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वगैरह वगैरह के अलावा लिखिए न्यूनतम आयु सीमा, मिनिमम एज। तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी? 35 वर्ष। लिख लीजिए मिनिमम एज, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज, कोई सीमा नहीं, नो लिमिट्स। कार्यकाल कितना होगा? टेन्योर, कार्यकाल 5 वर्ष का। और 5 वर्ष के आगे ब्रैकेट लगा के लिख लीजिएगा कि ये जो 5 साल का इसका जो टेन्योर होता है ये ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब राज्यपाल का ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को यूपी का गवर्नर अपॉइंट किया सरकार ने, राष्ट्रपति ने, तो जब यूपी का राज्यपाल अपॉइंट किया, 5 साल के लिए नियुक्त किया गया। अब मान लिया कि यूपी का जो गवर्नर है 2 साल बाद उसको बिहार ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, फिर 2 साल बिहार रहा, फिर 1 साल बाद झारखंड ट्रांसफर कर दिया। यानी इनका ट्रांसफर हो सकता है। यानी जो गवर्नर की जॉब होती है वो ट्रांसफरेबल जॉब होती है। इसलिए ब्रैकेट में कार्यकाल 5 साल आपने लिखा, उसके बाद लिखे ट्रांसफरेबल, स्थानांतरणीय। यानी राज्यपाल का क्या होगा?
ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, फिर लिख लीजिए शपथ, ओथ कौन कराएगा राज्यपाल का? शेड्यूल 3 आपको बताया था, अनुसूची 3, जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लिख लीजिए शपथ। राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। त्यागपत्र किसको देंगे? रिजाइन। रिजाइन किसको करेंगे? राष्ट्रपति को। सैलरी इनकी कितनी है, वेतन? तो सैलरी कितनी होगी? 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000। ठीक, अब इनकी लिखिए नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तो नियुक्ति लिखिए बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, ब्रैकेट में लिखा अनुच्छेद 155। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे, किस अनुच्छेद में बताया गया है? 155 में। और यही इनको हटा भी सकते हैं। यही राज्यपाल के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या होने का मतलब है कि जैसे इसके पहले जितने भी आपको संवैधानिक पद लिखवाए थे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, इनकी नियुक्ति नहीं थी, इनका चुनाव था, इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब एक प्रोसीजर था, एक प्रक्रिया थी, लोग वोट करेंगे और उनको चुना जाएगा। और फिर हटाया जाना भी सीधे नहीं था, हटाने का प्रक्रिया थी लोकसभा में या राज्यसभा में या संसद के दोनों सदनों। बताया कि राष्ट्रपति के लिए दोनों सदन चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए लोकसभा में प्रपोजल आना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है। लेकिन इनके लिए किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति एक लेटर लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे कि आपको फला राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, वो अपॉइंट हो जाएंगे। वो हटाने के लिए भी चिट्ठी लिखेंगे कि आपको फला राज्य का राज्यपाल से के पद से हटाया जा रहा है, तो वो हट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर राज्यपाल की स्थिति आप देखेंगे बहुत कमजोर दिख रही है, क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर नियुक्त करेगा? मंत्रिपरिषद 74। और हटाएगा किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। समझ रहे? यानी केंद्र जिसको चाहे उसको राज्यपाल बनाए, जिसको चाहे उसको राज्यपाल हटा दे। यानी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होगी, सभी राज्यों के राज्यपाल उसी पार्टी के, जितने पुराने बुढ़े रिटायर नेता होते हैं जो किसी काम के नहीं बचते, उनको क्या बना देते हैं? राज्यपाल बना देते हैं। और ये एक तरीके से केंद्र के ही इशारों पर काम करते हैं। नहीं काम करेंगे तो क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो इसलिए उनको करना ही करना, नहीं करेंगे तो हटा देंगे, क्योंकि हटाने की और नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं। तो यही राज्यपालों की स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है। जब ये बनाया गया था तो एक द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका, और एनसीईआरटी किताब में लंबे समय तक कार्टून था, बाद में बड़ा विवाद हुआ तो उसको हटाया गया। कि शुरुआत कई समय का था कि एक एनसीईआरटी किताब में था कि हम लोग पढ़ते थे उसको, कि एक इमारत बनी है, बिल्डिंग, तो उसमें अलग अलग राज्यों के नाम लिखे हुए, यूपी बिहार ऐसे जितने राज्य हैं, और कुछ बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे उकड़ू करके बैठे हुए हैं, और जवाहरलाल नेहरू लात मार मार के सबको एक एक राज्य में भेज रहे हैं। जिसको उनके लात मार के उसमें भेज दिया, एक लात मारा वो उसमें चला गया। ठीक है, यानी लात मार मार के राज्यपालों को केंद्र क्या कर रही है? भेज रही है, जहां मर्जी वहां लात मार के पहुंचा दिया। बाद में बड़ा बवाल हुआ तो उसको हटा दिया गया कार्टून को। तो सही था, एग्जैक्ट राज्यपाल की पोजीशन यही होती, केंद्र सरकार जिसको चाहे उसको बनाए। तो केंद्र में जैसे ही सत्ता बदलती है वैसे राज्यों के राज्यपाल बदल जाते हैं, जिस पार्टी की सरकार होगी उसी पार्टी की। अब जैसे 2013 में आपने सुना होगा कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो शीला दीक्षित थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो चुनाव हार गई, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो भी हट गए। तो शीला दीक्षित ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया कि अब हम सक्रिय राजनीति नहीं करें, उनके बेटे राजनीति में आ गए। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित को केरल का गवर्नर बना दिया। सही? हाँ,
जितने रिटायर्ड नेता होते हैं गवर्नर बनाने का मतलब राजनीति समाप्त, अब वो किसी लायक नहीं बचे। ठीक, तो उनको बना दिया केरल का राज्यपाल। तब 2014 में चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गया। जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, आपके गवर्नर का कार्यकाल कितना है, 5 साल। तो चुनाव हुआ, तो चुनाव में सत्ता केंद्र में बदल गई और कांग्रेस की जगह सत्ता में कौन आ गई, बीजेपी आ गई। तो राज्यपालों को कहा गया कि भाई आप लोग पद छोड़ दीजिए बाइज्जत, नहीं तो हटाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर ने खुद ब खुद, ज़्यादातर छोड़ देते हैं कि हटाओ, कौन किच किच करते हैं, ज़्यादातर ने छोड़ दिया। शीला दीक्षित राजनीतिक थोड़ा सक्रियता ज़्यादा थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम राज्यपाल के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, आपको हटाना है तो हटा दीजिए। तो भाई सरकार हटाएगी तो बेइज्जती होगी, देखो अपने लोगों को जो है कि रखा जा रहा है, पुराने लोगों को हटाया जा रहा है, तो इससे सरकार की क्या होगी, बेइज्जती होगी। थोड़ी सी बढ़ गई कि नहीं देंगे रिजाइन, आपको हटाना हटाइए। तो किरकिरी होगी ना कि बताइए सरकार बनते ही राज्यपाल हटा दिए गए। तो सरकार ने क्या किया, उनको हटाने के बजाय उनका ट्रांसफ़र कर दिया मणिपुर, जब जाइए मणिपुर। अब कहाँ दिल्ली के रहने वाली, कहाँ केरल, और कहाँ भेज दिए सब उठा के, कहाँ, मणिपुर। कुछ दिन गए, कुछ दिन बाद खुद ही रिजाइन कर दिया वहाँ से। कौन मणिपुर और केरल और अंडमान और मिजोरम और मेघालय और नागालैंड में रहेगा, तो हट गई खुद ही। तो जैसे सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर इधर उधर किया तो सीधे भेज दिया कहाँ, नॉर्थ ईस्ट जाइए, उधर से खुद आदमी रिजाइन कर देगा। तो ज़्यादा खून फन नहीं हटेंगे तो दूसरे तरीके से, हालांकि हटा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई प्रोसीजर ही नहीं है। तो यहाँ पर राज्यपाल की स्थिति ये कहा जाता है कि केंद्र के वॉचडॉग जैसी हो जाती है। क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केंद्र यानी राज्य जो भी काम करेगा, जो भी कानून बनाएगा, विधानसभा विधान परिषद, तो मामला किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल उसको क्या करेगा, पास करेगा या आगे बढ़ाएगा। और राज्यपाल किसका आदमी है, केंद्र सरकार का आदमी। अब मान लीजिए कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, राज्य में उस पार्टी की सरकार नहीं है, तो खूब झगड़े होते हैं। वेस्ट बंगाल में झगड़ा हुआ, महाराष्ट्र में झगड़ा हुआ, तमिलनाडु में हुआ, झगड़े हो जाते हैं। जहाँ अपने वाले रहते हैं तो काम चलता है, यूपी एमपी में कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दूसरा दल है तो वहाँ पर विवाद की स्थिति बनती है कई बार। तो ये राज्यपाल का पद इसीलिए बहुत ज़्यादा विवादित हो जाता है। और जैसे देखिए राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है ना, तो राज्यपाल की भूमिका बहुत क्रूशियल होती है। अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी का सब सरकार बनवा देते हैं। राज्यपाल बहुत गुणा, राष्ट्रपति से ज़्यादा सक्रिय शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के गवर्नर बनाए जाते हैं। क्लियर होगा, बहुत विवाद भी रहता है। हालांकि राजनीतिक रूप से सक्रियता इनकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। अब जिसको समझ ले राज्यपाल बना दिया मतलब करियर खत्म। जैसे गाजीपुर के एक नेता थे मनोज सिन्हा, तो वो जो है कि सक्रिय रूप से राजनीतिक थे, और जब 2017 में यूपी विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला तो एक खबर चली कि उनको क्या बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री यूपी का बनाया जाएगा। तो उनकी होड़ के लिए खड़े हुए कौन, योगी आदित्यनाथ, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो फिर ये परेशान करेंगे, तो इनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए उनको क्या बना दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब खत्म। अब वो राजनीतिक रूप से क्या हो गए, समाप्त, उनका करियर खत्म है, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे आपको जब स्पीकर पढ़ा रहे थे तो बताया कि जब भी जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर जाता है वो अपनी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप क्या करेगा, छोड़ देगा। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, तो वैसे राज्यपाल भी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप क्या कर देते हैं, छोड़ देते। तो राजनीति से समझ लिए आउट हो जाते हैं ये लोग, राज्यपाल टाइप के लोग जितने होते हैं। तो जनरली बुढ़े ही बनते हैं, क्योंकि अब उनकी राजनीति में वापसी कोई उम्मीद नहीं होती। समझ गए। तो इसी को लेके अभी केंद्र राज्य संबंध आपको हम पढ़ाएंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो वहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद का मुद्दा यही होता है, राज्यपाल। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि राज्यपालों के पद को भी फिक्स कर दिया जाए, निश्चित, जैसे राष्ट्रपति का है या उपराष्ट्रपति का है, कि भाई बार बार बदलता है तो फिर ये राज्यों को दिक्कत हो जाती है। दिल्ली में भी है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी का आदमी। हमेशा देखिए खींचातानी चलती रहती है। पता चला मुख्यमंत्री जाके राज्यपाल का धरना देकर बैठा हुआ है। वेस्ट बंगाल में जगदीप धनखड़ थे, ममता बनर्जी की सरकार थी, अलग ही झगड़ा चल रहा था उधर, राज्यपाल जा रहा है, सर्वे कर रहा है।
तो इससे क्या होता है, विवाद की स्थिति बन जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को काम किसके लिए करना है, जनता के लिए। तो इससे जनता के हितों को जो है कि क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो इस पर कई सारी समितियां बनी कि इसको कैसे विवाद को खत्म किया जाए। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध जो समिति थी, सरकारी आयोग था। अभी केंद्र संबंध मसूर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सरकारिया आयोग था, सरकारिया कमीशन था, वो इसीलिए बनाया गया था कि केंद्र संबंधों में क्या सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल के टेन्योर को आप 5 साल का मतलब 5 साल दीजिए उनको, और राज्यपाल की राज्यों में नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सहमत हुई आप, यानी चीफ मिनिस्टर को पहले बताइए कि फला व्यक्ति को हम राज्यपाल बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तो वो अगर सहमति दे, क्योंकि दोनों को मिलकर काम करना है, उल्टे खोपड़ी के आदमी को बना दिया, दोनों मारा मारी कर रहे हैं, तो दिक्कत होगी। तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ कि जब वेस्ट बंगाल में इवन कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में थे, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी को बनाने की वो बात कही थी। तो पहले चीफ मिनिस्टर से बात की कि फला व्यक्ति को हम राज्यपाल बना रहे हैं, आपकी क्या राय है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, बढ़िया है, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बना दिया गया। तो दोनों क्या किए, मिलजुल के काम किए। अब जगदीन धनखड़ गए, बवाल हुआ खूब जम के, झगड़ा हुआ। तो कायदे से, क्योंकि इन लोगों को मिलकर काम करना है जनता के लिए, राजनीति के हावी हो जाते हैं तो संघर्ष हो जाता है। तो इसीलिए राज्यपाल का पद राज्यों में बड़ा क्रूशियल हो जाता है। और उसकी समस्या की जड़ यही लास्ट की 2 लाइन है, नियुक्ति और हटाया जाना। हटाया जाना भी लिख लिया, रिमूवल किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ये किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद। समझ गए। तो बहुत गड़बड़ स्थिति यहाँ पर हो जाती है। तो एक तरीके से ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत की, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। समझ गए। अब देखिए होता क्या है कि एक चीज और इसमें है कि जैसे राष्ट्रपति, मान लीजिए कि यूपी के राज्यपाल है, यूपी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया, तब तक बिहार के राज्यपाल की मृत्यु हो गई। जब बिहार के राज्यपाल की मृत्यु हो गई, तो यूपी के राज्यपाल को बिहार के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है कि आप बिहार के राज्यपाल का भी कार्यभार आप संभाल लीजिए। जो उनका वेतन होगा फिर दोनों राज्यों में बांट दिया जाएगा रेशियो में, कि भाई बिहार से भी वेतन मिलेगा, और ऐसा नहीं कि 3.5 3.5 7 लाख मिलेगा, मिलेगा 3.5 ही, बांट दिया जाएगा। समझ गए। तो जनरली हर एक राज्य के एक राज्यपाल होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने के लिए राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का भी जिम्मा दिया जा सकता है। समझ गए। चलिए अब आ जाइए राज्यपाल की शक्तियां, पावर्स। अब जो राज्यपाल की शक्तियां होती हैं, तो जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं वैसे राज्यपाल की भी शक्तियां होती हैं। बस आपको करना क्या होगा कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां आपको पढ़ाए हैं ना, प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ाए हैं, तो जो राष्ट्रपति की शक्तियों वाला अनुच्छेद है, ठीक है, उस अनुच्छेद में, उस आर्टिकल में आपको जोड़ना है 89। कितना जोड़ना है, 89। तो जो संख्या आएगी वही संख्या अनुच्छेद होगी किसकी, राज्यपाल। यानी केंद्र वाला अगर याद है तो राज्य वाला आपका काम चल जाएगा। ठीक। इन केस, इसमें भी केस है कि अगर दोनों का जोड़ 200 के पार जा रहा है, किसके पार जा रहा है, 200 के पार, तो आपको 90 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 90। अब देखिए राष्ट्रपति जहां आपको पढ़ाए थे, खुलिए राष्ट्रपति जहां लिखवाए हैं, राष्ट्रपति खोल लीजिए आप, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की शक्तियां देखिए, पावर्स में सबसे पहली शक्तियां क्या लिखवाए, शक्ति है राष्ट्रपति की। शक्तियों में कौन सा लिखवाए, कौन सा अनुच्छेद लिखा है, 72 लिखा है, 72। ठीक। 72 में आप कितना जोड़ेंगे, 89 जोड़िए। तो 72 प्लस
कितना होगा? ठीक। अब लिखिए यहाँ राज्यपाल में अनुच्छेद 161, आर्टिकल 161। 161 लिखिए। 161 अनुच्छेद देखिए क्या लिखा हुआ है 161। और लिख लीजिए भाई। तो आप जहाँ अनुच्छेद लिखे हैं तो वहाँ आप देखेंगे जो 72 में लिखा होगा वही 161 होगा। अनुच्छेदों में देखिए, अरे आर्टिकल जहाँ लिखी हो उसको बोलो। तो पहले 72 पढ़ो, 72 में क्या लिखा है। फिर 161 पढ़िए। दोनों में सेम चीज है, बस अंतर क्या है कि 72 किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है। और 161 किसके लिए है? राज्यपाल के लिए। समझ गए? बस एक चीज है कि वहां पर जो तीनों तीनों शब्द आपको व्याख्या किए थे कि सजा के नेचर को बदलना, उसको कम करना या पूरी तरीके से समाप्त करना, सेम यही चीजें यहाँ भी होती हैं। बस वहां पर एक मार्शल लॉ के मामले में सुनवाई कर सकते हैं राष्ट्रपति, मार्शल लॉ कह रहे हैं, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल से सेना करती है। तो जो कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल में मामले में अगर कुछ गड़बड़ हुआ, उसके खिलाफ किसी को अपील करनी है, तो उसकी सुनवाई किसके पास हो सकती है? राष्ट्रपति के पास हो सकती है। लेकिन राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल के मामले की सुनवाई नहीं। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होती हैं कि बताया था, प्रत्यक्ष सुनवाई नहीं होती, फाइलें जाती हैं, फाइलों पर विचार होता है। लेकिन वही है कि सब किसके है। इसके बाद देखिए क्षमादान के बाद क्या लिखवाया है वहाँ पर। 74 वहाँ पर लिखा है कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? 74 में 89 जोड़िए। तो जैसे वहाँ पर 74 है, तो वहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 89 जोड़िए। कितना आएगा? 163 लिखिए। तो 163 देखो क्या लिखा है। पहले 74 पढ़ो, फिर 163 पढ़ो। यहाँ भी होगा, मंत्रिपरिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। ठीक। वहाँ पर आपको बताया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से? 75 एक आपको बताया था। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? वहाँ पर 75 एक था, यहाँ पर क्या होगा? 164 एक। कि प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर।
हो गया। वहां पर मनी बिल बताया था, धन विधेयक कौन सा आर्टिकल था? धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद? 110। तो यहाँ पर कितना होगा? 110 में 89 जोड़िए, कितना आएगा? हो गया। फिर धन विधेयक की परिभाषा किस में आएगा? लिख लीजिए। वहां पर धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में था? धन विधेयक की प्रक्रिया, प्रोसीजर, प्रक्रिया किस में था? तो यहाँ पर क्या होगा? कितना होगा? मनी बिल। अरे धन विधेयक अभी पढ़ा है आप लोगों को। धन विधेयक, अरे प्रक्रिया क्या थी? विशेष प्रक्रिया धन विधेयक की क्या थी? बताया था कि कोई विधेयक धन विधेयक कब होगा, उसको कौन निर्धारित करेगा? हम्म। हम्म। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 198 होगा। ठीक। तो बताइए धन विधेयक कौन डिसाइड करेगा? वहाँ लोकसभा अध्यक्ष है, तो यहाँ पर कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष। समझ गए? चलिए, वहाँ पर ऑर्डिनेंस आपको बताया था राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करना, कौन सा अनुच्छेद था? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको बताया था। एक सौ तेईस था। तो यहाँ पर कितना होगा? 123 में कितना जोड़ेंगे? 90 जोड़ दीजिए। पहले 89 जोड़िए तो 200 के पार जाएगा। तो 200 के पार जोड़ा जगह तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 90। तो कितना आएगा? 213 लिखिए क्या है? बताया था कि ऑर्डिनेंस किस कंडीशन में आता है? जब बैठक नहीं चल रही। ठीक। इसकी वैधता कितनी होती है? वैलिडिटी कितनी होती है ऑर्डिनेंसेस की? बताया था कि जब 6 सप्ताह तक वो क्या होगा? वैलिड होगा, 6 वीक्स। तो जैसे वहाँ पर आप देखिए लिखवाए होंगे अध्यादेश, वैसे यहाँ भी लिख लीजिए। सेम वही प्रोसीजर होता है।
ऑर्डिनेंस का। ठीक है, तो किस कंडीशन में अध्यादेश आएगा? जब सेशन नहीं चल रहा हो। ठीक, चलिए। और वहाँ पर बजट बताया था, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट कौन सा अनुच्छेद था? 112। तो यहाँ पर क्या होगा? 89 जोड़िए, 200 के पार जा रहा है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 90 जोड़िए। 112 में 90 जोड़ कितना आएगा? तो देखेंगे जो 112 में लिखा है वही कितना लिखा होगा? 202 में लिखा होगा। तो 112 और 202 में क्या अंतर है कि वो केंद्र के लिए है, ये राज्य के लिए। समझ गए? हो गया। वहाँ पर आपको बताया कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। कौन सा अनुच्छेद था? 85। सत्रावसान और विघटन। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद होगा? 94। वहाँ पर कितना बताए थे? 85। तो यहाँ पर कितना होगा? 174 लिख लीजिए। नहीं लिखे 174? तो लिख लीजिए वैसे ही, बस वहाँ पर बस संसद है, वहाँ पर संसद की जगह क्या हो जाएगा? विधानमंडल। बाकी तीनों वैसे ही। 85 को देख के लिख लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यही ना होगा? वहां पर आपको बताए थे संसद के सदनों में राष्ट्रपति का भाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद था? 86। यहाँ पर कितना होगा? देखिए राष्ट्रपति में 86 लिखवाए हैं तुम लोग? राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे 86 है। 86 में क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा? कितना होगा? 175। 175 लिखे हैं आप? नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं खुद से बना के। 86 पढ़ के लिख दीजिए। बस जहाँ राष्ट्रपति है वहाँ क्या हो जाएगा? भाई जो 86 में राष्ट्रपति है उसी। समझ गए? तो जितना राष्ट्रपति वाला उसमें कितना आर्टिकल आपको जोड़ना है? कितना जोड़ना है? 89। और जोड़ 100 के पार जा रहा है, अरे 200 के पार जा रहा है तो कितना जोड़ना है? 90। हो गया? जैसे देखिए वहां पर आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास जैसे दोनों हाउस से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा,
तो राष्ट्रपति के पास कौन से अनुच्छेद से शक्तियां होते हैं कि विधेयकों पर सहमति देते हैं? 111 बताया था कि दोनों सदनों से पास होने के बाद मामला किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा? 111 में आप 89 जोड़िए, कितना आएगा? लिखिए 200। तो 200 जब आपको उस दिन पढ़ा रहे थे विधेयक पर सहमति, बताए थे कि 200 में कितने ऑप्शन होते हैं? जैसे 111 में 3 होंगे, तो 200 में भी कितने ऑप्शन होंगे? 3। पहला ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देंगे तो बिल क्या बन जाएगा? अरे राज्यपाल, एक्ट बन जाएगा। दूसरा क्या था? राष्ट्रपति राज्यपाल अपने अनुशंसाओं के साथ या बिना अनुशंसा के एक बार क्या करेंगे? वापस करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? उसको रोक लेंगे। और इस विधेयकों पर सहमति कोई समय सीमा नहीं। 111 में यही बताया था। तो 200 में भी सेम यही चीजें। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पर राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है। जैसे बताया कि राष्ट्रपति के पास 111 में कितनी पावर होती है? 3। तो ये 3 इसमें भी है, सेम है। इनके पास एक एक्स्ट्रा होती है कि राज्यपाल को लगता है कि मामला अति गंभीर है, संवेदनशील है, तो राज्यपाल इस बिल को रिजर्व करके भेज देते हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास, कि आप विचार कीजिए। तो जब राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राज्यपाल बीच से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। अब राष्ट्रपति देखेंगे कि इस बिल को पास करना है या नहीं। तो वो अनुच्छेद यहाँ पर 200 है, तो 200 के बाद जस्ट लिख लीजिए 201। 201 आपको लिखने के लिए दिए हैं, लेके आओगे आप। तो 201 में क्या है? किसके विचार के लिए? राज्यपाल राष्ट्रपति के। यानी राज्यपाल किसके लिए रिजर्व कर देगा? प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर देगा। समझ गए? तो जब रिजर्व कर देगा तो राज्यपाल बीच से हट जाएगा। तो विधेयकों पर सहमति के मामले में राष्ट्रपति के पास केवल 3 शक्तियां होती हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। क्या क्या? साइन करना, एक बार वापस करना, या उल्ट करना। जबकि राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, कौन सी? 201 वाली। तो अगर ये 201 नहीं होता तो सब जगह आपका 89 जोड़ के काम चल जाता। 90 इसी 201 की वजह से कि राष्ट्रपति किसी और के पास रिजर्व करने, नहीं तो हर जगह 89 से काम चल सकता था आपका। समझ गए? तो अगर केंद्र वाला याद है तो आप अंदाजा लगा के राज्य वाला बता सकते हैं। अनुच्छेद आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो सेम वही चीज़ है। क्लियर? तो बिल्कुल वैसे ही मामला है जैसे राष्ट्रपति का है। क्लियर हो गया? बस कितने आर्टिकल का अंतर है? 89। क्लियर हो गया? बस 89 आपको ध्यान रखना है जोड़ना। तो अगर राज्य वाला पता है तो बस आप ये राज्य का आर्टिकल आपको याद हो, अरे केंद्र वाला याद हो तो राज्य वाला आपको न भी याद हो तो काम चल जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए बार बार बोले थे केंद्र आप अच्छे से पढ़िए। केंद्र पढ़ लेंगे तो राज्य में कुछ खास समस्या नहीं, ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो केंद्र पढ़ने में लगा 15-20 दिन, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग मिलते हैं। इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर वही हम लोग क्या देखेंगे? विधान परिषद, फिर विधानसभा, फिर तीनों एक साथ कैसे काम करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक साथ वैसे ही चलता है जैसे केंद्र वाला चलता है। तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, लेकिन केंद्र अच्छे से पढ़ के आइएगा कल। क्लियर? चलिए मिलते हैं।